हेलो फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 1 जुलाई का ना जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये मेंस स्पेसिफिक न्यूज़ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ना वो एसीजेड के रिगार्डिंग है, जिसको अपन बोलते हैं स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और मैंने कोशिश किया है कि इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो ग्रुप में पीडीएफ फाइल जो है ना वो भी या पीपीटी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है एसीजेड, ये आप जीएस थ्री में ना जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे जीएस थ्री में ना एक टॉपिक आता है, प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ वाला टॉपिक। उस टॉपिक से आप डायरेक्टली इसको एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है ना, एक पेपर थ्री जीएस थ्री से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो एसीजेड रूल्स थे ना, बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल 2006 के रूल्स, उसको थोड़ा सा ना रिलैक्स किया है। और रिलैक्स करने के पीछे क्या था, मोटो मोटो सिंपल है कि सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को इनकरेज करना, कि ज्यादा से ज्यादा सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके। तो ये दो एक तरीके से जो दो हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स है ना, सेल्फ रिलायंट बनना जिसको आत्मनिर्भर बोलते हैं, और मेक इन इंडिया को बूस्ट करके, ठीक है ना। तो अब देखो इंडिया का ना अब सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल एसीजेड इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ही रिलैक्स किया गया है। तो हमें इंडिया का जो सेमीकंडक्टर एम्बिशन है ना वो पता होना चाहिए। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जो डिजिटल वर्ल्ड है ना उसका बैकबोन माना जाता है सेमीकंडक्टर को। और सेमीकंडक्टर बेसिकली देखो, अगर आप देखो तो अगर आप मेटल्स में हम जानते थे कि या तो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, या फिर हमारे इंसुलेटर हैं जिसको हम नॉन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज हुआ करते थे वो सेमीकंडक्टर है। तो ये सेमीकंडक्टर ना अपने आप में क्या है, एक छोटी फैक्ट्री है। अब छोटी फैक्ट्री क्यों है, कि किसकी कैपेबिलिटी होती है, ये डेटा को रीड भी कर सकता है, डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है और डेटा को स्टोर भी कर सकता है। तो एकदम छोटा सा चिप है और ये चिप अपने आप में ये तीनों काम कर सकता है। तो ये तीनों काम ना डेटा ओरिएंटेशन में डिजिटल वर्ल्ड का ये बैकबोन है बेसिकली। डन। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाला था 2022 में, जिसको बोलते हैं सेमिकन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है ना। अगर आप देखो तो इसके लिए ना एक आपको मैं पहले एक बात बताता हूँ, जो ये सेमीकंडक्टर है ना इसको पूरे डिजिटल वर्ल्ड का हार्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो बाकी सारे ऑर्गन अगर काम करे नहीं करे सब चल जाएगा, अगर हार्ट फेल हो गया तो काम खत्म, थैंक यू वेरी मच है। ठीक। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले करके एक ना एम्बिशियस सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था 2022 में। ठीक। अब जो एसईजेड है ना, अगर आप देखो तो ये क्या करते हैं बेसिकली, एक ना इसका रोल सिंपल है, बिजनेस को स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है ना। क्या दिया जाता है, स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो बेनिफिट किन किन टर्म्स में दिए जाते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे मान के चलो आपको मैं सिंपल बताऊं, तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइडियल लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, ताकि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट कर सके। थोड़े आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, टैक्स इंसेंटिव, ड्यूटी में छूट दिया जाता है और रेगुलेटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। मेन मोटो तो सिंपल ये है, अगर देखो टैक्स कम होगा, ठीक है ना, आपका अगर टैक्स कम होगा तो सीधी सीधी बात है, एक तो इस पर फोकस रहता है ताकि आप इंपोर्ट कम से कम करो, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी मिलेगी, लाइसेंस, और जो मैंने आपको बोला कि रेगुलेटरी जो प्रोसेसेस हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना, मतलब आपको अप्रूवल बहुत, लाइसेंस अप्रूवल बहुत फास्ट मिलेगा, एक आइडियल जोन है। तो 2006 में ही ना इसके ऊपर रूल बन गया था। ठीक। अब इसकी पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ी, 2021 में ना चाइना का डोमिनेंस देखने को मिला, ठीक है ना। चाइना क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें 35% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो चाइना की तरफ से आ रहा है, ठीक है ना। अब पर इसका ना एक डीप इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि भाई 35% यहाँ से आया, पर कोविड के सिचुएशन में ना सिनारियो में क्या हुआ था, अब जब सारा सप्लाई चेन ना, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जब डिसरप्ट हुआ तो चाइना के ऊपर सबकी डिपेंडेंसी बढ़ गई। और ये जो है ना सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली आज के टाइम पे बहुत स्ट्रैटेजिक, एक स्ट्रैटेजिक वेपन है, ऐसे आप समझ लो। वेपन बोलना तो चलो वेपन अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसको अगर देखो तो एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए, क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। क्योंकि कंट्री के जितने भी आप आजकल के मॉडर्न वेपन्स कुछ भी बनाओ, आप सब एआई या ड्रोन्स बनाओ, हर जगह आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। तो जो सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी दिखी ना कोविड के टाइम पे, तो उसने जो एक्सपोज किया ना क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कि क्या डिसरप्शन ला सकता है, तो सबकी निगाह गई कि नहीं, हमें तो इस फील्ड में ना सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, ठीक है ना। और दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी है ना वो अब सब लोकल चिप प्रोडक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि ये दोनों बात है, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का भी मैटर है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी मैटर है। डन। तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। अब बात आती है कि एसीजेड क्या है, तो एसीजेड जो सिंपली क्या है, एक डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है किसी भी कंट्री के अंदर अंडर में, जो इसमें ना जो बाकी जो कंट्री में जो ट्रेड लॉज है ना उससे अलग थोड़ा सा बिजनेस और ट्रेड लॉ जो है ना थोड़ा डिफरेंट होते हैं जो बाकी कंट्री में, मतलब इनके पास कुछ रिलैक्सेशंस होती है। टैक्स जो है ना, जो इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया, दूसरी लेवल उसमें थोड़ा रिलैक्सेशंस और एग्जम्पशंस मिलता है, ठीक है ना। अप्रूवल बहुत फास्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, रिलायबल पावर होती है, पावर में फ्लक्चुएशंस नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। मतलब देखो जैसे ये कोई कंट्री है, इस कंट्री में ये कोई एरिया है, इस एरिया में स्टेट है, इस स्टेट का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट का एक सेक्शन, इतना सा
सेक्शन हमने ले लिया, इसको हमने एसईजेड डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे पूरे कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रेड के रिगार्डिंग होगा, ठीक है ना, या बिजनेस जो रूल्स होंगे, लॉज होंगे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम चलेगा, टैक्स एग्जाम्पशंस भी होगा यहाँ पे। अब इसके रीजंस कई सारे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक मिनी इकोनॉमी की तरह काम करती है, ठीक है ना, पूरे कंट्री के हिसाब से। और ये बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप देखो तो एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, और इकोनॉमी की जो साइकिल है वो बूम की तरफ जाती है, और वो साइकिल रन करती है, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, काइंड ऑफ ये आइडियल जोन जो है वो बनाता है। अब इसके अंदर देखो तो 2006 के जो रूल्स थे ना वो आउटडेटेड हो गए थे। और आज के टाइम पे 2006 में देखो इतने हाईटेक इंडस्ट्री की डिमांड नहीं थी, लेकिन आज जो है ना, जो मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्री है, वो जिस तरीके या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बात हो रही है, तो वो वहां पे ना इसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना 2006 वाले रूल्स की, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन जो है वो चाहिए थे। तो पुराना रूल क्या कहता था कि अगर आपको एसीजेड डिक्लेयर करना है तो मिनिमम लैंड एरिया कितना होना चाहिए, 50 हेक्टेयर। अब 50 हेक्टेयर, अब कोई छोटी सी कंपनी है कोई, ठीक है ना, वो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहती है, पहले तो वो 50 हेक्टेयर लैंड में इतना पैसा लगाएगी और नहीं लगाना चाहती, तो वो जो है। और अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी लैंड उस पे ही देखने को मिले। मैं आपको इम्पैक्ट अभी बताऊंगा। तो नया रूल ने क्या किया, इस 50 हेक्टेयर को जो ना रिक्वायरमेंट है ना, इसको रिड्यूस कर दिया 10 हेक्टेयर पे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अभी ना एक्वस ग्रुप है हुबाली कर्नाटका में, इसने वहां पे क्या किया, कर्नाटका में धारवाड़ में, तो इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाना था, तो इसने 11.55 हेक्टेयर की लैंड जो है वो वहां परचेज किया, और वहां पे एसएजी फैसिलिटी वहां लेके उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया, और वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये रूल बना, और नया रूल का आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिला, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो ना लैंड साइज जो रिक्वायरमेंट मैंने बताया कि इसको ईज किया गया, एक ना एनकम्बरेंस जो है ना उसकी बात की गई, एनकम्बरेंस फ्री का मतलब देखो, पहले क्या होता था, जो जो लैंड हुआ करता था ना, उसको ना एनकम्बरेंस फ्री होना होता था, मतलब उस लैंड पे सारा टाइटल क्लियर है, लोन कुछ भी नहीं है, ओनरशिप क्लियर है, ठीक है ना, कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है। पर इंडिया में दिक्कत क्या है कि इंडिया में 66% जो जो केसेज है ना वो लैंड रिलेटेड केसेज है। तो अब क्या किया गया है कि इसको रिलैक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। और एक बोर्ड है जो उसके पास वो केस टू केस बेसिस पे डिसीजन लेगी, उस बोर्ड के पास जाएगा, वो देखेगी, और वो इस रूल को भी रिलैक्स कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, पहले क्या था कि इसमें ना, तीसरी बात, फोकस को चेंज किया गया, चेंज ऑफ फोकस। इसका मतलब पहले ना एसीजेड में जो डिजाइन किया जाता था उसमें एक्सक्लूसिव फोकस एक्सपोर्ट पे होता था कि आपको एक्सपोर्ट करनी है। अब क्या किया गया है, अब बोला गया क्योंकि देखो हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें अभी सेल्फ रिलायंट बनना है, तो सेल्फ रिलायंट बनना है तो सारे प्रोडक्ट हमें खुद को यूज करना है मेक इन इंडिया के थ्रू। एक तो चिप की शॉर्टेज वैसे चल रही है, तो रिलैक्स किया गया और बोला गया कि कोई बात नहीं, आपको एक्सपोर्ट नहीं करना, आप डोमेस्टिक टैरिफ जो भी टैक्स वैक्स देना है वो टैक्स दो, ठीक है ना। और डोमेस्टिक सेल को अलाउ कर दिया गया, पहले सिर्फ एक्सपोर्ट था, तो आपको जो भी ड्यूटी पे करनी है, ड्यूटी पे करने के बाद आप डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अब इन चीजों का ना अगर आप इम्पैक्ट देखो, तो अभी सानंद गुजरात, गुजरात में सानंद जगह, ठीक है ना, तो वहां पे भी 13,000 करोड़ का माइक्रोन सेमीकंडक्टर ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर, यूएसडी डॉलर, ठीक है ना, यूएस डॉलर। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्वस ग्रुप का मैंने बताया अभी धारवाड़ कर्नाटका में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी चेंज करते ही दो बड़े इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गए। देखो दुनिया के अंदर ना अगर आप देखो तो जिस तरीके से काम हो रहा है ना, चाइना के पास 4 लाख से ज्यादा जो है ना सेमीकंडक्टर के जो वर्कफोर्स है, इतने, ठीक है ना, कितने सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर के ऊपर ट्रेंड वर्कफोर्स कितने हैं, 4 लाख से ज्यादा। इंडिया में भी स्किल फोर्स काफी अच्छा है, लेकिन वो जो ना ग्लोबल गैप थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो हमें वो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना होगा। अगर हम वो एनवायरनमेंट उनको दे जाते हैं तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। तो देखो पूरी दुनिया ना हमें दो तरीके से देख रही है, एक तो हम पूरी दुनिया को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम एक तो दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम सेल्फ रिलायंट की तरफ जो हम जा रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बन सकें इस फील्ड में, तो इसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने जो आज के टाइम पे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी ना वो एक तरीके से ना पूरा उसका जो सेंटर है ना, आपकी कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिफॉर्म जो पॉलिसीज हैं, उसका सेंटर आके बन गया है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चल, एक और आर्टिकल अभी अपने डिस्कस करेंगे जिसका इंडिया इजराइल वॉर, ठीक है ना। मैंने आपको बोला है थोड़े टाइम में ना मैं जो सॉरी ईरान इजराइल वॉर, ईरान इजराइल का ना मैं पूरा जो ग्लोबल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना वहां से एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा ये इशू और कंक्लूड होने देते हैं ईरान इजराइल का, दो तीन आर्टिकल्स हैं अभी और भी डिस्कस करेंगे ईरान इजराइल पे जैसे जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैं
प्रीलिम्स वाले डिस्कशन में भी ईरान इसराइल पे थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया है मैंने, पर मैं एक ना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा पूरा ईरान इसराइल के ऊपर, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि रूट कॉज क्या है और कहाँ से ये पिक्चर चली आ रही है और इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। देखो फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो। तो ये आर्टिकल देखते हैं कि भाई जो ईरान इसराइल वॉर है ना, इसमें वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, खराब से खराब क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। इसराइल ने ना एयर स्ट्राइक लॉन्च किया ईरान पे, ठीक है ना, उसके कई सारे न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर, और बहुत सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स का बन गया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है ना। तो टेंशन बढ़ी, ईरान ने भी रिटालिएट किया, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, इसराइल ना अपने, अब देखो है क्या, सिंपल सी बात है कि ईरान ना अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना उसको बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, और बहुत तेजी से मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है ना। तो अगर वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट इसी स्पीड पे करता रहा ना, देखो इनका ना, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जो एक इनकी साइट है फॉर्डो, ठीक है ना। तो यहाँ पे माना जाता है ये अंडरग्राउंड साइट है, और इस साइट को क्रैश करने का या इस साइट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी सिर्फ यूएस के पास है, क्योंकि यूएस के पास ही इस तरीके के बॉम्ब्स है, ठीक है ना। तो ईरान ने ना 400 किलो तक जो है ना 60% एनरिचमेंट कर लिया है, ठीक है ना। और इतना 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। अगर ये यूरेनियम 90% तक चला गया ना, एनरिच हो गया, तो वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है ईरान। मेरी बात समझना। अब ये जो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, ये सीधा सीधा इसराइल के लिए एक तरीके का थ्रेट है, और इसराइल अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मानता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ठीक है ना, कि हमारे लिए एग्जिस्ट करना भी मुश्किल है। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। 1979 से पहले ना ईरान सेकंड मुस्लिम कंट्री था जिसने इसराइल को 1948 के जो वॉर के बाद, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज किया था, जो सेकंड मुस्लिम कंट्री। पर 1979 में ईरान के अंदर ना इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, और वहां पे एक थियोक्रेटिक रिजीम आ जाती है, किसी के, अयतुल्ला खमीनी लीड कर रहे हैं, ठीक। और डिप्लोमेटिक टाई जो है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, धीरे धीरे खराब होती जाती है, और आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी आती है। ईरान को लगता है कि इसराइल ना पैलेस्टीनियन लैंड का ऑक्यूपायर है, और उसको लिटिल सैटन बोलते हैं, मतलब छोटा शैतान। और यूएस को बोला जाता है बड़ा शैतान, जिसको बोलते हैं ग्रेट शैतान। और ईरान जो है ना इसराइल को जियोनिस्ट कैंसर की उपाधि देता है, कि ईरान है क्या, ये जियोनिस्ट कैंसर है, ठीक है ना। ईरानियन बस सार डायनेस्टी हुआ करती थी, वहां से थियोलॉजी की तरफ गए 1979 में, ठीक है ना। अब ईरान का कहना है, ईरान के कई सारे, जैसे इसराइल में हमास काम कर रहा है, ईरान का प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह लेबनान में काम कर रहा है। हौती रिबल जो है वो यमन में काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है ईरान का जो रीजनल रोल है ना, वो एक तरीके से ना, अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ कहाँ मैंने बताया, हमास कहाँ काम कर रहा है, इसराइल के अंदर। हिजबुल्लाह काम कर रहा है लेबनान के अंदर, और हौती रिबल यमन में, यमन लेबनान और इसराइल, ठीक है ना, ये तीन जगह पे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद ना जो ईरान ने सपोर्ट किया ना इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का, और ये तीनों काइंड ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हुई। तो और हद यही नहीं हुई, ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पे अटैक किया था अप्रैल मंथ में। अब आईएईए ना, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, उसने ना ईरान के ऊपर सेंसर लगाया, ठीक है ना। पहला ऐसा सेंसर लगा 20 सालों में, ठीक है ना, सबसे पहले कि कोई कॉपरेशन ईरान को नहीं दी जाएगी। उसके कारण थे कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये आई थी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ईरान ने ना कई साइड पे खुल के, जिस तरीके से वो जाते हैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने, तो उतना सपोर्ट नहीं किया था। तो बैकग्राउंड में ये बात थी। अब जून 2025 में ना ये इसराइल ने रिटेलिएट किया तेहरान स्ट्राइक पे, ठीक है ना। अप्रैल का रिटेलिएशन कब हुआ, जून में, ठीक है। अब तेहरान, ईरान ने भी, तेहरान क्या कैपिटल, तो ईरान ने भी फिर अभी जो है रिटेलिएट किया है। तो अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये इसमें, इसका कोई अंत नहीं है इस वॉर का, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एक तरीके से ना, जब एक दूसरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मान रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। तो इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो सबसे पहली बात, ईरान माना जाता है कि जो है ना, वो जो है उसमें, इस वॉर में, ईरान इसराइल के वॉर में यूएसए आएगा, ठीक है ना। और जो ईरानियन रिटेलिएशन है ना, वो टारगेट करेगी बाद में यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं इराक में, गल्फ में, ठीक है ना, यूएस डिप्लोमेटिक मिशन पे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो है ना, देखने में आएगा कि धीरे धीरे यूएस इस वॉर में इन्वॉल्व होगा, और यूएस इन्वॉल्व भी हुआ है, अभी हमने देखा है यूएस ने, यूएस के इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है ना। यूएस ने अटैक भी किया है फॉर्दो में, ठीक। तो दूसरी बात, यूएस ही, अब मैंने बताया कि यूएस के पास अकेली बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी है, जो कि ईरान के अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है फॉर्दो वाली, उसको स्ट्राइक कर सकता है। और यहाँ पे उनका कहना है कि किया भी, हालांकि इतना कुछ खास नुकसान पहुंचा नहीं। दूसरी बात, इसमें गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा टेंशन जो है, एस्केलेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। गल्फ नेशन जो है ना क्रॉस फायर में दिखेंगे, ठीक है ना। और मल्टी फ्रंटल वॉर जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो, वो सऊदी फील्ड को ईरान अटैक कर सकता है, ठीक है ना। यूएई जो है उसको हाउती ड्रोन से टारगेट किया जा सकता है, ठीक है ना।
तो गल्फ कंट्री के अंदर ना बहुत सारे सॉफ्ट टारगेट्स हैं, ऑयल फील्ड हो गया, पोर्ट्स हो गए, और गल्फ स्टेट अगर अटैक होगा ना तो वापस वो यूएस और इजरायली मिलिट्री सपोर्ट मांगेंगे मांगेंगे और फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो और ज्यादा वाइडन हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, एक तरीके से इसका सिंपल एक लाइन में अगर मैं आपको आंसर बताऊं ना तो मल्टी फ्रंट वॉर हो जाएगा, कई सारे जो है ना कंट्री आपस आपस में लड़ने लग जाएंगे, ठीक। तो ये काइंड ऑफ मतलब छोटा सा जो है ना, मतलब प्रॉक्सी, प्रॉक्सी तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ मिनी वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। अच्छा, ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को आप इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखो सिंपल आपको एक बात बताता हूँ, बॉम्ब ना, जो फैसिलिटीज है ना, आप बहुत ज्यादा होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, माइंड को नहीं, नॉलेज और एक्सपर्टीज को नहीं। तो इसराइल उनके साइंटिस्ट को मार सकता है, लेकिन न्यूक्लियर नॉलेज और एक्सपर्टीज को कैसे मारेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा करोगे ना तो एक तरीके से वहां पे जो हार्डलाइन मिलिट्री लीडरशिप है ना, वो रिप्लेस जो है वो रिप्लेस करेगी बहुत ढंग से, ठीक है ना, कुछ, ठीक। और जब वो रिप्लेस करेगी तो एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन का भी कोई अंत नहीं है कि ईरान कितना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा रिजीम पे। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सिनारियो, कि अगर अब जैसे देखो, आपने ये बात जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेज अगर लगता है, तो मैंने बताया था कि 20% ऑयल ट्रेड जो होता है इसी रास्ते होता है। तो यहाँ पे अगर इसको ब्लॉक किया जाएगा, और ईरान ने बहुत हद तक इस पे काम कर रहा है ईरान, ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल आउटकम है। तो यहाँ से ऑयल प्राइसेस जो है, जब इस पे रोक लगेगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आएगा, और पूरी दुनिया के लोगों को सफर करना पड़ेगा। पर एक इसका एडवांटेज किसको मिलेगा, रशिया का, और रशिया को जब एडवांटेज मिलेगा तो वो यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा जो है उसके स्ट्राइक्स हैं उसको, मतलब कहते हैं ना फाशन, या अपने स्ट्राइक को बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस कर देना, तो यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रशिया आएगा। क्यों? क्योंकि रशिया को बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑयल अगर इस रूट से नहीं आएंगे तो रशिया के पास, और जो है रशिया रशिया की तरफ से आए डिमांड बढ़ेगी, और रशिया जब सप्लाई करेगा तो रशिया पैसे कमाएगा, उस पैसे को रशिया वापस मोबिलाइज करेगा यूक्रेन पे हमला करने में। ठीक होगी बात। और ईरानियन रिजीम का कोलैप्स, ठीक है ना। अब माना जाता है कि अगर देखो पावर वैक्यूम और इंस्टेबिलिटी आई ना, तो इस तरीके की इंस्टेबिलिटी आपको इराक में, लीबिया में गद्दाफी के टाइम पे, सद्दाम हुसैन के टाइम पे देखने को मिला, सिविल वॉर देखने को मिला। तो इस रीजन को ना, इराक और लीबिया को सही करने के बजाय ना, रिजीम जब चेंज हुई तो इनको बर्बाद और कर दिया, ठीक। तो अगर बर्बाद कर दिया तो ये इसका पहले ही एग्जांपल है कि केओस और ज्यादा क्रिएट हो गया वहां पे, और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने, ठीक है ना, यहाँ पे टेक ओवर कर लिया। तो इसका सिंपल क्या है कि आप क्या कर सकते हो, तो दो सवालों पे आगे का पूरा रास्ता है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है, रिटालिएशन, वो लिमिटेड है या फुल स्केल है। जैसे अभी ट्रंप ने थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले क्या बोला ट्रंप ने, कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि यहाँ पे जो है सीज फायर जो है दोनों डिक्लेयर कर लिएगा, पर ईरान ने राइट अवे डिसमिस कर दिया इस प्रपोजल को, कि वो कब बंद करना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये रिटेलिएशन अभी लिमिटेड होगा या फुल स्केल वॉर चलेगा ईरान का, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, यूएस का इन्फ्लुएंस, क्या यूएस जो है वो नेतन्याहू को आगे एस्केलेशन से कंट्रोल कर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ये वाला ना, ये लग रहा है अभी, ठीक है ना, कि इजराइल को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। तो इन दोनों पे फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। दो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट थे, एसीजेड का, जीएस 3 का, और जीएस 1 और जीएस 2, दोनों से ना ये ईरान इजराइल स्ट्राइक जो है वो करंट अफेयर्स में और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों से एसोसिएटेड ये आर्टिकल था, तो दोनों हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच। और अब आप अपने नोट्स इसके साथ आराम से अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स है आपके पास। तो चलिए।